मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। कल की अधूरी बातचीत को आज विस्तार देंगे। कल हमने बातचीत की थी संसद में मचे हुए संग्राम पर और साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के जवाब पर। वो बातचीत हमारी अधूरी रह गई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में कल देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोले, बहुत गुस्से में बोले, वेदना का स्वर भी था, पीड़ा का स्वर भी था, आक्रोश का स्वर भी था और कुल मिलाकर कटाक्ष का लहजा भी था। पर इस बार दाएं बाएं से बात करने की बहुत जरूरत नहीं समझी मोदी जी ने। उन्होंने सीधा हमला बोला और सीधा हमला भी सीधे विपक्षी दलों भर पर नहीं बोला, गांधी परिवार को भी खुलेआम निशाने पर लिया। इस कदर निशाने पर लिया कि लोग हैरत में पड़ गए। अब इसकी वजह क्या है? राहुल गांधी का लहजा क्या नरेंद्र मोदी के धैर्य की सीमा को पार कर गया, जिसके चलते नरेंद्र मोदी को यह तेवर अपनाना पड़ा? क्या ऐसा हुआ जिसके चलते प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद नरेंद्र मोदी को इस देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के खानदान के संदर्भ में यह उल्लेख करना पड़ा, यह खानदानी चोट? अब इस भाषा को लेकर आपत्ति हो सकती है, पर भाषा को लेकर अब आपत्ति का समय मानो संसद से चला गया है। हमने कल भी इस बात पर अपनी वेदना जाहिर की थी कि भाषा के स्तर को लेकर हम कहां जा रहे हैं। सामान्य तौर पर गली मोहल्लों में आपसी लड़ाई में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो अब संसद में सुनाई देने लगी और यह बड़ा ही पीड़ादायक है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तथ्य थे। उन तथ्यों के आलोक में प्रधानमंत्री जी ने यह बताने की कोशिश की कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार अस्तित्व में आई है, देश की कायापलट उसके बाद ही हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक सबको बारी बारी से याद करते हुए बताया कि आपने किस कदर खराब काम किया था। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए मुद्दे तथ्यों पर आधारित हैं या एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत विपक्ष के कामों को कटघरे में खड़ा करना और अपने कामों को उपलब्धियों के तौर पर प्रदर्शित करना, यह राजनीति का एक सामान्य व्यवहार है। वह व्यवहार कल संसद में हुआ। जानना यह भी है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर बात करना चाहता था, क्या प्रधानमंत्री ने उन विषयों को स्पर्श किया? पूर्व थल सेना प्रमुख नरवणे के हवाले से जिस घटनाक्रम का जिक्र किया जा रहा था उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में जो कुछ काम किए उन्हें उपलब्धि के रूप में जरूर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जो ट्रेड डील इस दौरान चाहे वह यूरोपियन यूनियन के साथ हुई हो और चाहे वह अमेरिका के साथ हुई हो, देश की बड़ी उपलब्धि है, देश की विश्व में बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। एक विकासशील देश के साथ विकसित देश डील करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, यह अपने आप में इस देश की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कटाक्ष किया कि इन्होंने बोफोर्स डील की थी, हम बोफोर्स डील से ट्रेड डील तक देश को ले आए हैं। अब ये तमाम संदर्भ हैं, इन संदर्भों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस विस्तृत बातचीत का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हैं, रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी है, सुधी प्रवक्ता है, कुछ लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रही है। हमारे साथ में डॉक्टर हिलाल अहमद हैं, जिस कांग्रेस पार्टी को कल प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर निशाने पर लिया, उस कांग्रेस का बचाव किस तरीके से करते हैं ये जानने में हमारी डॉक्टर हिलाल अहमद से दिलचस्पी है। या वो सर झुकाकर इन आरोपों को स्वीकार करते हैं और देश से माफी मांगना चाहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, ये जो भी किया वो खराब किया, ये भी हम उनसे समझना चाहेंगे। हमारे साथ सोफिया खान जी भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी प्रधानमंत्री कल बहुत ज्यादा आक्रामक थे। तृणमूल कांग्रेस उनकी टिप्पणियों को किस रूप में लेती है ये जानने में भी हमारे दर्शकों की दिलचस्पी होगी। और इन सबके बीच तटस्थ राय देने के लिए इस पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ममता त्यागी जी से करेंगे, पर उससे पहले प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के कुछ प्रमुख हिस्सों को अपने दर्शकों से साझा करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मददगार रहे। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं,
एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। और 2014 से मैं जब यहां आया तब से पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। 370 की दीवार गिरा दी इसलिए मोदी की कब्र खोदना चाहते। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं, राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था, ये डील होते थे। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कब्र खोदने के संदर्भ में बात करते हैं ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले। तो मैं डॉक्टर ममता त्यागी जी आपके पास आता हूँ। राष्ट्रपति का अभिभाषण था, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कार्यक्रम सरकार के बताए गए थे उन पर बात होनी थी, पर इतिहास के पन्ने बहुत ज़्यादा पलटे गए। और इतिहास के पन्ने ही नहीं पलटे गए, सीधे तौर पर गांधी परिवार को निशाने पर लिया, कांग्रेस को निशाने पर लिया और ये बताने की कोशिश की देश जो भी कुछ बना 2014 के बाद बना। हम लोग खामखा में नेहरू जी को, इंदिरा जी को, शास्त्री जी को, अटल जी को याद करते आए। काम तो अभी हुआ, थोड़ा रोशनी देंगे, हो क्या गया है? हिमांशु जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आपने एक बहुत पुरानी शायरी सुनी होगी, मुझे पता है आपको भी वो शायरी पसंद है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब नहीं गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। जब राजनीति इतनी तुच्छ हो जाए कि जो देश की सीमाओं, देश की आर्मी पर बार बार आक्षेप लगाने लगे, जब आपका पाकिस्तानी प्रेम आपकी भाषाओं से झलकने लगे, जब आपकी देश विरोधी मानसिकता आपकी सत्ता पाने की लालसा के साथ इस कदर जुड़ जाए, तो कहीं ना कहीं चीजें हर्ट करती हैं और आहत करती हैं। और यही आहत और यही चीज प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिभाषण में या उत्तर में आपको नजर आई। राहुल गांधी जी जो लगातार अपने आप को युवा कहते आए हुए हैं, अगर उनकी उम्र का वापस में गौर से देखा जाए तो हमारे भारत नागरिक होने के नाते वो अधेड़ उम्र की आयु के आते हैं, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते हैं वो जैसे युवा हैं, क्योंकि उन्होंने संसद के बाहर का आचरण, संसद के अंदर का आचरण लगातार संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है। वो उस राजनीति के राह पर चल चुके हैं जिसमें उन्होंने ये सोचा था कि जब वो राजनीति पर आएंगे वो देश के स्वघोषित प्रधानमंत्री होंगे और देश की संसद, गरिमा, लोकतंत्र, इन सब का उनके आगे कोई मायने नहीं रखेगा। और संसद की 2-3 चीजें मैं आपको याद दिला दूं, अगर पिछले सत्र की याद हो तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो प्रॉप्स यूज करते हैं। वो प्रॉप्स में क्या लेते हैं? संविधान की किताब सिर्फ दिखाने मात्र के लिए लेते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों का याद नहीं रखते। भगवान शिव के वो फोटो लेकर जाते हैं, हमारे गुरुओं की वो फोटो लेकर जाते हैं और उसके बाद में जो वो वाक्य बोलते हैं वो पूरे देश के लोगों को आहत करने वाला होता है। तो ये सारी नीतियां और ये सारे प्रपंच जो राहुल गांधी लगातार रच रहे हैं और जिसके तहत आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं फिर से अपनी शायरी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। मुझे मालूम है ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं। डेफिनेटली राहुल गांधी जी के ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की सारी बातों को सुनना और मानना कांग्रेस की मजबूरी है। तो यह राजनीति जो होनी है, चाहिए थी कि आप बजट में जो चीजें पेश हो उनका विश्लेषण करें, उनका डिटेल में एनालिसिस करें, आप उसे प्रेजेंट करें कि हाँ बजट में आपने ये तो किया, ये कमी रह गई, या अगर हम इसका लॉन्ग टर्म पे जो 2047 का आपका खाका है विकसित भारत का, उसमें आप ये चीज कम रह गई या ये चीज ऐड होनी चाहिए थी,
तो पॉजिटिव राजनीति की जगह जब वो नेगेटिव राजनीति आती है, वो भी इस कदर आती है कि आप नरवानी जी की किताब को जो पब्लिश नहीं है उसको कोट किया जाता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगी। ये 2021 का नरवानी जी का एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 2021 में 30 मार्च को एक आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट ये खंडन किया है कि भारत की किसी भी सीमा पर चाइना ने कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं किया है, और ये पब्लिश्ड आर्टिकल है, यानी पब्लिक डोमेन है। तो अपनी बात रखने से पहले राहुल गांधी जी से कहेंगे या तो होमवर्क पूरा करें, या उनको जो पर्ची देते हैं उनको पूरी तरह से एनालाइज करें, फिर बात करें देश के बारे में, तो अच्छा होगा। जी ममता जी, आपने काफी विस्तार के साथ बात कही, पर 3-4 सवाल हैं। एक तो ये जानना है कि क्या आप प्रधानमंत्री जी के भाषण की स्क्रिप्ट भी राहुल गांधी ही तय करते हैं? एक तरफ तो आप बताते हैं कि राहुल गांधी में समझ नहीं है, राहुल गांधी में बुद्धि ही नहीं है, राहुल गांधी में तो अकल नहीं है, और माननीय जेपी नड्डा जी तो और भी आगे बढ़ गए, राज्यसभा में नेता है आपकी पार्टी के, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बोले अबोध बालक हैं राहुल गांधी। बहुत बढ़िया। जो शख्स 2003 से लगातार सांसद, बालक लगता है आपकी पार्टी के नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष है इस देश की सम्माननीय लोकसभा का, उसको आप अबोध बालक कह के संबोधित कर रहे हैं, ये किस गरिमा के तहत हम जानना चाहेंगे आपसे। दूसरा, आपने नरवणे जी के हवाले से एक आर्टिकल को कोट किया और यह बताया कि नरवणे जी ने यह कहा कि चीन कोई अंदर नहीं आया, पर आपने कहा कि वो किताब पब्लिश हुई, राहुल गांधी तो ले आए वो किताब, ये देखो ये रही किताब नरवणे जी की, दिखाई नहीं दी आपको ममता जी? एक। दूसरा, कारवा मैगजीन में आर्टिकल प्रकाशित हुआ, उस आर्टिकल को लेके आपकी पार्टी इतनी विकल क्यों हो गई? अगर राहुल गांधी कुछ गलत कोट कर रहे थे, गलत संदर्भ दे रहे थे, गलत बात बोल रहे थे, तो आपकी पार्टी उसका प्रतिरोध कर सकती थी, गलत कोट करने के संदर्भ में उनके खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में नोटिस दे सकती थी, पर आप तो उनके मुंह से शब्द ना निकल जाए इसमें पूरी ताकत लगा दी है। और आपकी पार्टी के नेता जब जिस किताब का हवाला चाह रहे हैं उसका हवाला दे रहे हैं, पूरा धारा प्रभाव पढ़ के बता रहे हैं। पर तीसरा जो आपसे जानना है वो ये जानना है कि किस दौर में ला रहे हैं हम अपनी देश की राजनीति को। पंडित नेहरू तो जवाब देने के लिए है नहीं, आप उनके चरित्र पर कीचड़ उछाल कर कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं? इंदिरा गांधी इस देश के लिए गोलियां खा गई, आपको उनके चरित्र पर कीचड़ उछाल कर निशिकांत दुबे के माध्यम से क्या उपलब्धि हासिल होती हुई दिख रही है? थोड़ा बताइए ममता जी। नरेंद्र मोदी तो इस दौर के सबसे बड़े नायक हैं, उनके अपने काम ही अपने आप में बखान करने के लिए पर्याप्त थे, तो आप जब फूल उछाल सकते थे तो कहां इस कीचड़ में गिरने के लिए विवश हो गए? थोड़ा इस पर बताइए ना, क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि इतना विकराल जन समर्थन होने के बावजूद भी आपको इन हथकंडों का सहारा लेना पड़ रहा है अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए? हिमांशु जी, आपके आज ये प्रश्नों की झड़ी बहुत सारी है, मैं एक एक करके कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर बीच में कोई प्रश्न का उत्तर मैं मिस कर जाऊं तो कृपया मुझे याद दिला दीजिएगा। मैं सबसे लास्ट में जो आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि आप इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए गोलियां खाई या नेहरू जी ने क्या क्या बोला, क्या क्या किया, मैं उसके बारे में बस एक छोटा सा, अभी रिसेंट का अगर आपको ध्यान हो, एक पी चिदम्बरम जी का इंटरव्यू अगर आपने देखा हो तो उन्होंने साफ ये बोला कि इंदिरा गांधी जी के साथ जो हुआ वो उनकी खुद की गलती से हुआ, ये हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति का वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक एक करके लेते हैं। नेहरू जी ने जो किया, नेहरू जी के समय में जब 1962 का युद्ध हुआ, 38,000 किलोमीटर की जो जमीन थी वो चाइना ने ऑक्यूपाई की, और उस जमीन के लिए नेहरू जी ने क्या शब्द बोले थे मुझे दोहराने की आवश्यकता तो नहीं है। उसमें कहा गया कि वो जमीन बंजर है, ले ली तो चाइना ने ले ली, जिसमें महावीर त्यागी जी ने कहा था कि इस तरह तो मेरे सिर के बाल ऊपर भी बाल नहीं है, बंजर है, तो इसे भी आप चाइना को दे दीजिए। तो नीति मायने रखती है, सोच मायने रखती है, मानती हूं देश के साथ समस्याएं हमेशा आएंगी, देश के सामने टारगेट हमेशा होंगे, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आपकी इच्छा शक्ति क्या है कि आप देश सर्वोपरि रखना चाहते हैं या पार्टी व्यक्ति पर सर्वोपरि रखना चाहते हैं। यहां इनकी और कांग्रेस में, हमारी और कांग्रेस में अंतर में विचारधारा आपको साफ नजर आ जाएगी। अभी आपने 2-3 चीजें और भी उठाई कि आप राहुल गांधी जी की बात को अबोध बालक या इग्नोर क्यों नहीं कर देते। हिमांशु जी, शायद मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाऊं, लेकिन अगर आपको याद हो राजा दाहिर,
राजा दाहिर के बाद 712 में अगर आपको याद हो तो यह माना गया कि मुगल इन्वेजन स्टार्ट हो गया। राजा दाहिर वो दीवार था जो अरब इन्वेजन और हिंदू देश यानी हमारे देश के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा था। तो उस समय भी बड़ा नैरेटिव कभी आपने अहोर का युद्ध अगर पढ़ाओ तो उसमें भी एक नैरेटिव सेट किया गया जिसकी वजह से वहां के बौद्ध लोगों ने ही जो अपने राजा दाहिर का साथ नहीं दिया और राजा दाहिर की बुरी तरह से हार हुई। वो पहला सक्सेसफुल आक्रमण माना जाता है, सफल प्रयास माना जाता है जिसमें मुगल जीत गए और भारत के ऊपर उनकी प्रभुत्व आना स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ क्यों कह रही हूँ, नैरेटिव्स को आप 1 2 बार 3 बार 10 बार नकार देंगे लेकिन बार बार नहीं नकार सकते, क्योंकि जब वो नैरेटिव्स बढ़ते जाएंगे तो उनको हम पाइल अप होने नहीं दे सकते। इसलिए उनका जवाब देना बहुत आवश्यक है। और 54 साल का अगर कोई व्यक्ति एलओपी बना है और एक एलओपी के डेकोरम को फॉलो नहीं करता तो उसे भी याद दिलाना, उसे भी टोकना माफ कीजिएगा ममता त्यागी जी, एक तो जो संदर्भ आपने कहा वो इस्लामी आक्रमण के संदर्भ में आप उल्लेख कर रही है राजा दाहिर का, मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में। मुगल तो हमारे यहाँ पर 1526 में आए बाबर के रूप में। पर बहरहाल आपने जो बात कही नैरेटिव गढ़ने के संदर्भ में, जवाब क्यों नहीं देंगे, जवाब तो देंगे, तो जवाब दीजिए ना। जो इस देश के थल सेना प्रमुख रहे जनरल नरवणे, उनकी किताब पिछले 2 साल से विधिवत प्रकाशन के लिए रक्षा मंत्रालय के पास अनुमति के इंतजार में है। आप तो त्वरित फैसलों के लिए जाने जाते हैं, एक किताब के संदर्भ में, वो भी इस देश का जो थल सेना प्रमुख रहा है उस पर फैसला नहीं ले पाए, पहला संदर्भ। दूसरा, उसी किताब का हवाला देते हुए इस देश की एक मैगजीन ने बाकायदा आर्टिकल पब्लिश किया और जिसमें अनिर्णय की स्थिति को बताया जब चीनी टैंक भारतीय सीमा की ओर आ रहे थे। नरवणे जी के हवाले से यह बताया जा रहा है कि उस समय पर देश के रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा फैसला नहीं लिया गया। यह गंभीर किस्म का आक्षेप है। ना तो आपकी सरकार ने मैगजीन के खिलाफ कार्रवाई की अगर वो देश को भ्रमित कर रहे हैं, ना ही आपने थल सेना प्रमुख रहे नरवणे जी के खिलाफ कार्रवाई की कि आप इस तरीके की गुस्ताखी कैसे कर दी है, गलत बात कैसे कर दी है। और ना ही संसद में जब राहुल गांधी ने यह बात उठाने की कोशिश की तो कल प्रधानमंत्री की बहस में इसको लेकर कोई जिक्र हुआ। मेरा आपसे सवाल यह है ममता जी कि अगर विषय संज्ञान में आया है तो उसका प्रतिकार सशक्त तरीके से करने के स्थान पर कमर के नीचे वार करने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है, इस पर ममता जी कुछ कहेंगी? हिमांशु जी, बिल्कुल आपको इसके साथ एक तथ्य और जोड़ना चाहूंगी जिसमें राहुल गांधी जी कभी कहते हैं कि चाइना ने हमारी 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, कभी कहते हैं 4000 किलोमीटर की, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि कोई भी देश का जिम्मेदार नागरिक इस तरह के सेंटेंसेस का या इस तरह के वाक्यों का प्रयोग नहीं कर सकता। आप अपनी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका से भी बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेंटेंस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के निर्देश नहीं है। दूसरी चीज कहना चाहूंगी, इसके बारे में निर्णय लेना कि डिफेंस की जो हमारे चीफ है उनकी बुक के बारे में निर्णय लेना कहीं ना कहीं एक डिफेंस आर्मी यानी हमारी रक्षा क्षेत्र की भी एक जिम्मेदारी बनता है। वो उसमें दोनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, इसमें कोई एक पार्टी या खाली सरकार का अकेले कोई रोल नहीं होता। कब डिसाइड करेंगे? 2 साल में डिसाइड नहीं कर पा रहे हम इतने अनिर्णय के शिकार हैं। हिमांशु जी, रक्षा के रिगार्डिंग कोई भी चीज दस्तावेज पब्लिक आना है या नहीं आना, ये हमारा रक्षा मंत्रालय निर्णय लेगा। और 2021 का जो उनका पब्लिक डोमेन का जो आर्टिकल है जो मैं आपके सामने कोट कर रही हूं, उसे सत्य माना जाए या बुक को सत्य माना जाए, ये पब्लिक डोमेन में आर्टिकल तो कारवा का भी था ना ममता त्यागी, थोड़ा बात की गंभीरता को समझिए। अगर वो आर्टिकल गलत है तो क्या सरकार को इतने नाजुक विषय के संदर्भ में उस मैगजीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी थी? क्या उसका पब्लिकेशन प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए था? और अगर नरवणे जी की किताब प्रकाशन योग्य नहीं है तो क्या इस पर 2 साल में यह फैसला नहीं आना चाहिए था कि एक किताब प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाती? आप बात की गंभीरता को समझें। संसद में कहा जा रहा है वो किताब पब्लिश नहीं हुई। 2 दिन बाद राहुल गांधी उस किताब को लेकर घूम रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि आज शाम 5 बजे राहुल गांधी इसे प्रधानमंत्री को सौंपेंगे जब वह लोकसभा में भाषण देने के लिए आएंगे। राहुल गांधी उस किताब को लेकर, क्या आपको नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार को इस संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी? मेरा एक सवाल है ममता जी। इसके बारे में देखिए हिमांशु जी, मैं कहना चाहूंगी जो हमारी सरकार जो लगातार हर मुद्दे को जिम्मेदारी से तय करती है और जिम्मेदारी से निर्णय लेती है, इसमें भी निर्णय जिम्मेदारी से ही लिया जाएगा। निर्णय से लिया जाएगा। ममता जी अपनी तरफ से जितना पार्टी के पक्ष में बोल सकती हैं बोलने की कोशिश कर रही हैं, क्या करें आपके साथ?
आपके नेता तो इस देश के नागरिकों को समस्या मानते थे। नेहरू जी ने 35 करोड़ लोगों को समस्या माना। इंदिरा जी ने के समय पे आबादी 57 करोड़ हो गई तो उन्होंने 57 करोड़ लोगों को समस्या मान लिया। प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर आपको कटघरे में गिरा कि आप समस्याओं से जूझने के हौसला नहीं किए, आप तो लोगों को ही, जो इस देश के नागरिक उन्हें समस्या मान लिए। उन्हें इस बात पर भी बहुत शिकायत है कि आप एक तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, दूसरा उन्होंने तो कहा नहीं पर मैं कह रहा हूं कि कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री की कब्र खोदने का खुलेआम आह्वान आपके कार्यकर्ता और नेता करते हैं। बताएंगे डॉक्टर हिलाल अहमद? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं उन्होंने पहले शेर व शायरी की टांग तोड़ी, रही से कसर उन्होंने इतिहास की भी टांग तोड़ दी कि भारत ने पहला आक्रमण जो है वो दाहिर के टाइम पे कर दिया। वो ग्रीक भूल गए, शक भूल गए, कुषाण भूल गए, सीथियंस भूल गए, ये इतने लोगों के आक्रमण हुए थे भारत के पर, वो सारा का सारा भूल गए। एक लंबा समय काल है, समय काले खंड है जिसके अंदर ये सारे आक्रमण हुए थे, वो भी भूल गए। इतिहास ही नहीं शुरू होता है उससे पहले तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम किस बात का क्या कहें इन लोगों से, किस बात की जवाब दे, किस बात के लिए पूछें। रही बात जो आज का प्रश्न है, तो कितनी अजीब व गरीब बात है कि विपक्ष ने सदन में बजट पे सवाल नहीं पूछा और सत्ता पक्ष इतनी कमजोर, इतनी लचक, इतनी बिना रीढ़ की हड्डी की थी कि वो भी जो है वो विपक्ष के साथ बह गई और उसने भी अपने बजट के जो ब्राउनी पॉइंट्स है वो गिराना ना चाहा। ऐसी कमजोर सरकार है जिसने कि 2 डील की, इतनी बड़ी बड़ी डील की, मदर ऑफ ऑल डील यूरोपियन यूनियन के साथ की, और पता नहीं पापा ऑफ ऑल डील जो है वो अमेरिका के साथ की होगी, लेकिन क्या डील हुई ये बताने का साहस न पाया, बता ना पाए देश को कि उन्होंने जो डील किए, डील का मतलब 2 तरफ हुआ, हमने क्या पाया और क्या दिया। तो आज देश का नागरिक ना ये जानता है क्या पाया और ना ये जानता है क्या दिया। और प्रधानमंत्री ने 97 मिनट तक की देश की जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी को बुरा भला कहने में बिता दिया। आसान ज्यादा, क्योंकि कुछ किया हो तो बताएं। अब ये कैसे कह दे कि ट्रंप ने फोन करके कहा 18% एग्रीकल्चर में तुम्हारा 0 टैरिफ ये होना है। मोदी जी ने कहा सर, उन्होंने कहा कि सर नहीं, वो एप्स्टीन फाइल आ रही है, कहेंगे सर जो आप कहें वही सही, हो गई डील। प्रधानमंत्री ने उसको स्वयं सूचित भी नहीं किया। सूचित भी किसने किया? ट्रंप जी ने, जिन्होंने सीज फायर भी हमारा घोषित किया। तो आज हमारा देश जो है उसका निर्णय कौन ले रहा है और उस निर्णय को देश को बता कौन रहा है, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, देश की जनता भी देख रही है। और गाली किसको दे रहे हैं? उसको गाली दे रहे हैं जिसने इसी अमेरिका के जो 7 फ्लीट आ रहा था उसको धता बताते हुए उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जिसके आज हम हिमायती है। अरे कुछ तो सोचिए क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ तो सोचिए क्या बोल रहे हैं। कुछ भी नया एक पैरामीटर आ गया है साहब, गाली जो है वो तौल करके दी जाने लग गई। अब जिस देश का प्रधानमंत्री गालियों की पहले गिनती करता था और अब उसको तौलता है, तो कितना समय है भाई उसके पास, कितना समय कि वो जो है वो गालियों को तौल रहा है और गिनती कर रहा है और उनको जो है भर भर गालियां दी जा रही है। और इतनी गालियां दी जा रही है कि हर दफा वो संसद में आके बताया जाता है और कहा जाता है कि देख लो ये हमको गाली दे रहे हैं, मैं बेचारा, मैं लाचार, मैं 56 इंच का सीना, और मुझके ऊपर गालियां दी जा रही है और मुझे जो है वो जनता में भी जाकर के इसका बखान करना है और रोना है और संसद में भी। नहीं तो अहमद साहब, इसमें गलत क्या है? आपकी पार्टी के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो गाली गलौज की श्रेणी में ही आता है। राहुल गांधी जी के पिता के बराबर की उम्र होगी मोदी जी की। मोदी करता है, मोदी ऐसा बोलता है, यह कोई भाषा है नेता प्रतिपक्ष की? यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कार है। आप हिमायत करेंगे ऐसी भाषा की? हिमांशु जी, बड़ी अच्छी बात आपने ये उठाई। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि 2014 से पहले जो बच्चा इस देश में पैदा होता था
वो अपनी किस्मत को रोता था कि वो यहां क्यों पैदा हो गया। हालांकि 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्म था, और उस भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता रहे हैं कि देश के लोगों को समस्या बता रहे थे, जिसने पूरे देश को क्या कह दिया हमने आपने। सब सुनो, कितने हैं इस तरह के, एक जगह कहा हो तो बताएं। अमेरिका में ये कहा, जापान में क्या जाकर के कहा, चाइना में इन्होंने क्या कहा, तो ये सब तो हमने आपने सुना है ना। और आज वही जो है वो आकर के रो रहे हैं कि साहब मुझको गाली दी गई है, देश के लोगों को जो है वो समस्या बताया गया है। एक बात। दूसरा ये है कि जो बात करने की भाषा है, तो जिस जगह के लोग जो है देश के गद्दारों को गोली मारो, पता नहीं क्या क्या आगे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आज कैबिनेट मंत्री बने हुए वो भाषा और भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मतलब ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो गड्ढे में गिरती चली जा रही है, और ये बताने के लिए कि साहब देखो। पर आपको नहीं लगता है कि जिस परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा विद्वान पैदा हुआ हो, मोतीलाल नेहरू जिस परिवार से ताल्लुक रखते हो, जिस परिवार में इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत रही हो, उसका वारिस राहुल गांधी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? उतना ही अफसोस आपको डॉक्टर हिलाल अहमद अपने नेता की भाषा को लेकर नहीं है, आपको शर्मिंदगी नहीं है कि आप नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी को थोड़ा इस विषय पर आप लोग समझाएं कि इस देश में बड़ों से कैसे बात की जाती है, बड़ों के संदर्भ में किस अदब से पेश आया जाता है, बड़ों के साथ बातचीत में लहजा क्या रहता है। डॉक्टर हिलाल अहमद साहब, आप तो खुद इतनी नफासत से बात करते हैं, जब आप अपने नेता को बोलते हुए सुनते हैं तो शर्मिंदगी नहीं आती? हिमांशु जी देखिए, उस वक्त जब बात करते थे तो विपक्ष में जो नेता होते थे वो क्या थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि हम खड़े होकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इतने सालों में कांग्रेस ने देश को गर्त में ले गए, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उस वक्त के लोगों के पुरुषार्थ को नकार रहा हूं। मैं अपने किसानों का, नौजवानों का, सेना के लोगों के पुरुषार्थ को नकार रहा हूं। तो उस वक्त संवाद उनसे होता था, उसी भाषा में होता था। अब क्या किया जाए, जहां के ऊपर गाली दे दे करके लोग जो है कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, तो वहां पे संवाद करने के लिए हमको ऐसी भाषा बोलनी होगी जो दूसरे को समझ में आए। तो वही हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आप इतनी नफासत से बात क्यों कर रहे हैं? आप भी उसी भाषा के स्तर पर उतरिए, अपने नेता के स्तर पर। हिमांशु जी, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे सामने आप बैठे हुए हो और आप इस भाषा को समझते हैं, ये हमारा नसीब है। तो इस वजह से हम आपसे देखिए उसी तरह से कर रहे हैं और बिल्कुल खामोशी से हम उस बात को सुन रहे हैं, बता रहे हैं आपको। चलिए, आपने अपने आप को खुशनसीब माना, राहुल गांधी के संदर्भ में आप उतना खुशनसीब उन्हें नहीं मानते, आपकी समझ है। लेकिन मैं बात को विस्तार देता हूं। सोफिया खान जी के पास मुझे आना है, काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोफिया जी, कांग्रेस के बाद जिसका सर्वाधिक सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो आपकी पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने बताया ऐसी निर्मम सरकार भविष्य अंधकार में डुबो दिया। ऐसा क्या किया आप कि देश के प्रधानमंत्री को आपको सदन में इस रूप में याद करना पड़ा? नमस्कार, आदाब आप सभी को। आधा घंटा बाद कम से कम आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी देखिए, जिस देश में जब किसान आंदोलन करते हैं उनको खालिस्तानी कहा जाता है, जिस देश में छात्र जब आंदोलन करते हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही होती हैं तो उनको गोली मारो, इन गद्दारों को गोली मारो सालों को, और वही लोग सांसद में बैठकर मिनिस्टर बन जाते हैं। अनुराग ठाकुर जी की बात कर रही हूँ। और 2023 की बात है जब सांसद में बैठ के इनके ही भाजपा के सांसद रमेश भिधुरी कंवर दानिश अली को, जो दूसरे सांसद हैं बीएसपी के, उनको जब वो आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या दल्ले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त मुझे लगता है सबके मुंह में ताला लगा हुआ है। इनकी कंगना रनावत जो इनकी सांसद हैं वो कहती हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। देखिए, या फिर अन्य और भी अगर हम आम लोगों की बात करें तो देश में जो माहौल है वो सबको पता है कि कैसे किस तरीके से लिंचिंग हो रही है, किस तरह से खान पान को लेके या धर्म को लेके, जाति को लेके जो चीजें जो आपस में जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बोल रहे हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बहुत दुखद है। ये भी दुखद है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। ऑब्वियसली नैतिक तौर पर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत शायद इनके ही
पार्टी के लोगों ने आईटी सेल से शुरुआत हुई थी, तो ऑब्वियसली एक उंगली अगर उधर दिखाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ पड़ता है। तो शायद अब जो ये नतीजा आ रहा है ना, नतीजन ये जो चीजें हो रही हैं, और प्रधानमंत्री ने कल संसद में ये भी कहा कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो घुसपैठी है। इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है एसआईआर की प्रक्रिया में जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए, उनके पक्ष के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और जिनके भी वो अभी कहीं से भी वो प्रमाणित नहीं हुआ है कि वे लोग घुसपैठिए हैं। कुछ लोगों के नाम के एरर्स को लेकर हियरिंग पे हियरिंग लोग जो परेशान हो रहे हैं, जिनके नाम कटने के कगार पर है, वो भारतीय ही हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई घुसपैठिए नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को कहते हैं कि वो घुसपैठिए हैं, तो ये दुख की बात है। प्रधानमंत्री को किसने क्या कहा? देखिए, आए दिन नेहरू परिवार को कल भी जब देखिए, मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जो कभी भी प्रेस को फेस नहीं करते, लेकिन जब कल मौका था कि उन्हें बहुत कुछ उनसे जो सवाल किया गया, जो भी डील्स हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, वो सवाल का जवाब नहीं देकर उन्होंने फिर से शुरू कर दिया, नेहरू परिवार का राग अलापने लगे। नेहरू तो, इंदिरा गांधी तो, ये तो वो समय सिर्फ वेस्ट किया। लोगों की आंखें टिकी हुई थी कि भाई प्रधानमंत्री कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन वो तो भाई अपने ही आपको विक्टिम बताने लगे कि मुझे गाली खानी पड़ रही। जो पद पर होते हैं उन्हें सुनना पड़ता है। मदर टेरेसा को भी लोग गाली देते हैं, महात्मा गांधी को भी लोग गाली देते हैं। गाली देना अच्छी बात नहीं है, मैं उसके लिए मैं उसकी वकालत नहीं कर रही हूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी क्यों शुरू हुई भाई देश में, जहां पर लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, सम्मानीय पद पर बैठे हुए लोगों को भी गाली दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे थोड़ा दूसरा है सोफिया खान जी, खासतौर पर पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। एसआईआर तो पूरे देश में चल रही है, कि ममता बनर्जी जी को ही इतनी परेशानी क्यों है? प्रधानमंत्री इस बात से बड़े परेशान थे। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया के जो तमाम ताकतवर देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो भी अपने यहां पर घुसपैठियों को लेकर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, पर हमारे देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री घुसपैठियों की पैरोकार बनकर दिल्ली में अदालत में गुहार लगा रही है। तो 2 सवाल मेरे आपसे हैं सोफिया जी। एक तो क्या आपका कहना है कि पश्चिम बंगाल में ये चिन्हित हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस का वोटर कौन है और उनके नाम काटे जा रहे हैं, या एक सामूहिक रूप से काम चल रहा है? एक। और दूसरा, क्या आप इस बात से इंकार करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है? यह बात ही बेबुनियाद है। थोड़ा दोनों पे आप रोशनी दें। प्रधानमंत्री जी इस बात से बड़े विचलित थे। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि दिल्ली ब्लास्ट होता है, वहां पे कहां से लोग आए, पहलगाम, पुलवामा कहां से आए? मुझे नहीं लगता कि बंगाल से चल के गए होंगे। और दूसरी बात है कि घुसपैठिए 1.5 करोड़ लोग घुसपैठिए तो नहीं है, 65 लाख लोग जिनकी नाम कटे हैं। बिहार से कितने घुसपैठी हैं भाई? नाम के इधर उधर हो सकता है, कुछ लोग मृत हो गए, कुछ ये हो गए, वो हो सकता है। उसके नाते अगर कुछ लोगों के नाम कटते हैं कि कुछ लोग ठीक है भाई मर गए, ऐसे भी लोग ममता बनर्जी लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट, जो लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर एसआईआर के प्रतिक्रिया से कोई समस्या नहीं है, समस्या है उसके पीछे छुपे हुए मंशा की। वो जो मंशा, वो मंशा जहां पर लोगों के नाम काटकर हमें वोट की राजनीति करनी है, या बंगाल को छीनने की जो ये चेष्टा कर रहे हैं, उससे हमें परेशानी है। तो 1.5 करोड़ के लोगों को, जो बंगाली लोगों को प्रधानमंत्री ने सरेआम घुसपैठिया अभी से ही घोषित कर दिया, इससे हमें आपत्ति है। मुझे लगता है किसी भी ऐसे प्रतिष्ठित। लेकिन मेरा एक सवाल और है आपसे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा आप लोगों के लिए, जरा खुद तो अपने गिरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। उनके नेता यहां उपदेश दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को 24 घंटे हो गए। सोफिया खान जी, कुछ गिरेबा में झांक कर देखा क्या ऐसा आपने क्या कर रखा है जिसके कारण प्रधानमंत्री को देश के इतने सारे राज्यों के बीच आपके लिए ऐसी शब्दावली और ऐसे आक्षेपों का प्रयोग करना पड़ा? क्या ऐसी आपकी चीजें जिससे प्रधानमंत्री इतने आहत हुए? उत्तर तो आपने ही दे दिया। ऐसा क्या किया? ऐसा क्या किया? क्योंकि इनको एक्सपोज किया। किसी और में शायद ये दम नहीं है, लेकिन बंगाल की शेरनी यहां से चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ये सिर्फ हम डिबेट करके नहीं लड़ाई कर रहे हैं, वो सीधे उच्च न्यायालय तक पहुंच गई। और वहां पर फैसला, उच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि माइक्रोस्कोप लगा लगा कर नाम ना काटा जाए, जो लोग भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखाकर नाम ना काटा जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट
पे अगर इनका भरोसा नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन हमें तो भाई भरोसा है, आज भी लोकतंत्र पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर हमने दुहाई दी, वहां जाकर हमने मांग किया, तो मुझे नहीं लगता, ये तो बिल्कुल अच्छा सुबह जी, मैं आऊं राजकुमार सिंह जी से पहले, उससे पहले आपकी इस दलील को समझना चाहता हूं। आपने कहा कि हमें लोकतंत्र पर भरोसा है। इस लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ही तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन पर आपका भरोसा कभी भी नहीं दिखता। जब लोकतंत्र पर भरोसा है तो लोकतंत्र के इस नतीजे के प्रति आप इतना अविश्वास क्यों जाहिर करती हैं? तो आप क्या मन अनुरूप फैसला नहीं मिला इसलिए? उस तरीके से तो भाई देखा जाए तो ममता बनर्जी पे भी 3 साल तीन बार लोकतंत्र तरीके से ही ना वो मुख्यमंत्री हैं, फिर क्या अनाप शनाप बोलते हैं, ममता बेगम, कटमुल्ली और पता नहीं किस किस बातों से ये इनके जो आईटी सेल्स है वो व्यंग करते हैं ममता बनर्जी को। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी पिछली बार आए थे 2021 के चुनाव में तो दीदी ओ दीदी वो भी व्यंग करके गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये देश के प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, क्योंकि देश विदेशों में भी ये सारी चीजें, विदेशों में भी देश की प्रतिष्ठा की दृष्टि से अच्छा नहीं है जिस स्तर पर हम जा रहे हैं। हमने अपनी बातचीत की शुरुआत में भी कहा था कि भाषा के स्तर पर तो शिकायत हमारी सब पक्षों से है, पर अब मेरे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं। डॉक्टर ममता त्यागी जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रही है। ममता जी, आपके पास आऊंगा मैं, एक बार राजकुमार सिंह जी का निष्कर्ष तो सुन लें। राजकुमार जी इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं? प्रधानमंत्री कल तथ्यों के साथ थे, या आप मानते हैं कि एक आहत व्यक्ति था जिसने कल अपना आक्रोश अभिव्यक्त किया? कल प्रधानमंत्री अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति कर रहे थे, मौका अभिभाषण पर जवाब का था, पर उन्होंने इस अवसर का उपयोग किया उन आक्षेपों पर जवाब देने में जो उनके संदर्भ में प्रतिपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी के द्वारा मढ़ा जा रहा था। जी, आपने जैसा कहा कि कल प्रधानमंत्री का संबोधन राज्यसभा में एक आहत व्यक्ति का या एक आहत राजनेता का ज्यादा था। स्वाभाविक है, जिस तरह उन पर राजनीतिक हमले संसद के अंदर या संसद के बाहर भी होते हैं, आहत होना स्वाभाविक। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, जो आपने शुरू में इशारा किया। सत्र संसद का है, बजट सत्र है, लोकसभा में बहस हो रही है, सड़क के संसद में बाहर तो हो नहीं रही किसी जनसभा में। वहां जैसे अगर राहुल गांधी एक बात पर अटक कर रह गए, जनरल नरवणे की किताब में क्या लिखा गया, उस मुद्दे से इतर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी बोल सकते थे और केंद्र सरकार को या प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन उन्होंने अपनी सुई एक जगह अटका दी। उसके पीछे जाहिर सी बात है उनकी रणनीति होगी, और रणनीति छुपी भी नहीं है किसी से, मैं अभी बात करूंगा उसकी। और वो रणनीति ये थी कि उस एक सेंटेंस के जरिए जो बकौल राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का संदेश उनको कन्वे किया, जो कुछ समझो वही करो। उनका पूरी कोशिश ये थी राहुल गांधी की कि प्रधानमंत्री जिनको बड़ा सशक्त नेता के तौर पर पेश किया जाता है, और दुनिया मानती भी है, 56 इंची के सीने की बात की जाती है, कि जब एक संकट की घड़ी आई, संकट ही महासंकट कह सकते हैं, कि चीन ने आक्रमण तो किया, अब कितनी जमीन कब्जाई नहीं कब्जाई वापस चले वो बहस का मुद्दा है। उस समय उन्होंने निर्णय लेने से या निर्णय में कोई सक्रिय दिशा निर्देश देने से परहेज किया और कहा जो चीज समझो वो करो। इसलिए राहुल गांधी की सुई उसी एक मुद्दे पर अटकी रही, ताकि उसको आगे संसद के बाहर भी, संसद का सत्र तो 13 फरवरी तक पहला चरण है, उसके बाद 1 महीने का एक चरण और होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके बाद चुनावों में आमना सामना होना है, उसका नैरेटिव तैयार करना। यही बात मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी लगभग उसी लकीर पर अपना जवाब दिया। एक बात मैं और पहले कह दूं कि उससे पहले 4 तारीख को जो लोकसभा में हुआ वो 2004 में अगर मनमोहन सिंह विपक्ष के हंगामे के चलते जवाब नहीं दे पाए थे राष्ट्रपति के अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव का, वो गलत था, तो ये भी उतना ही।
और इससे भारत की संसद की जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी बात सारे दलों के प्रवक्ता करते भी हैं और सच है, उसकी साख बढ़ती नहीं है। और उन परिस्थितियों के लिए कोई एक दल या एक नेता जिम्मेदार नहीं। उन स्थितियों से भविष्य में बचने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने क्या काम किया कि अगर राहुल गांधी उनको टारगेट करना चाहते हैं, जनरल नरवणे की प्रकाशित किताब के जरिए, हालांकि राहुल गांधी वो ले आए, उसमें जहां तक मेरी जानकारी है वो किताब एक प्री लॉन्च कॉपी जो होती है वो है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं। तो प्रधानमंत्री ने भी कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जैसे उनको टारगेट किया, तो उन्होंने, जैसा कि वो अक्सर करते भी हैं, पंडित नेहरू से शुरू करते हैं और राहुल गांधी तक, उन्होंने पूरे नेहरू गांधी परिवार को टारगेट किया। कितना सही है कितना गलत हो उस पर बहस होती है, लेकिन मेरा मानना एक बात जरूरी है कि देश एक दिन में नहीं बनता, कोई एक नेता नहीं बनाता, कोई एक दल नहीं बनाता। अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 2014 से पहले भारत बहुत अशक्त था, कमजोर था, उपेक्षित था, तो मुझे लगता है उनको अपना आई साइट और IQ दोनों टेस्ट कराने की जरूरत। ये देश 1947 से पहले क्या था, जिनको नहीं पता है क्या पढ़ ले। तो 47 से 14 तक भी देश बना है, और उस प्रक्रिया में भी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या छोटे छोटे दलों की गठबंधन की सरकार हो, उनका यथासंभव जैसी शक्ति थी, जितना समय मिला, जितनी सामर्थ्य थी, योगदान रहा। तो वो नकारने की जो प्रक्रिया है बंद होनी चाहिए। कौन के देश को कहां तक लाया वो ठीक है, उसके आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है, जो अब सत्ता में है या आने वाले समय में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को कम से कम, JP नड्डा ने अबोध बालक कह दिया राहुल गांधी को, निहायत की आपत्तिजनक बात है। आप एक LOP के लिए इस तरह की बात का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नड्डा जी तो बड़े शालीन और बड़े मृदुभाषी माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ। तो बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री, राहुल गांधी चुप गए वो मौका मांगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुद्दे पर चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री करते। दूसरी बात, ममता चाहिए कह रही बजट पर चर्चा, कुछ गलत फहमी है शायद, बजट पर चर्चा तो भी शुरू होगी, हुई भी नहीं। ये तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव था, उस पर चर्चा हो गई। तो प्रधानमंत्री उस मौके का इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ तर्क सम्मत तो मुद्देवार जवाब देते बेहतर होगा। दूसरा, EU के साथ डील हुई, भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। 27 देशों का संगठन है, लगभग 1/4 आबादी और 1/3 1/4 GDP की भागीदारी करते हैं मिलकर के, तो बड़ी, लेकिन उसके बिंदुओं पर चर्चा कर। ट्रेड डील पर ट्रंप क्यों घोषणा कर रहे हैं, ये दूसरी बार हुआ। पाकिस्तान के साथ संघर्ष प्रारंभ होता है तो ट्रंप पहले घोषणा करते हैं, ट्रेड डील होती है तो ट्रंप घोषणा करते हैं उनके। नहीं, मैं राजकुमार जी इसमें आपसे थोड़ी सी मतभिन्नता के साथ सवाल रखता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संघर्ष रुकता है तो उसमें यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ट्रंप क्यों घोषणा करते हैं। या तो हम माने कि वो मध्यस्थ हैं या उन्होंने कैसे घोषणा की, पर ट्रेड डील तो दो देशों के बीच थी ना। ट्रंप ने फोन किया, मोदी जी ने बात की, दोनों के बीच में सहमति बनी। अब जिसको ज्यादा फुर्सत मिली उसने पहले ट्वीट कर दिया, मतलब दो लोगों के बीच की बातचीत थी ना। इसमें तो कम से कम इतनी शिकायत मत करिए कि ट्रंप ने क्यों किया। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में रोकने को लेकर विपक्ष की आपत्ति समझ में आती है, पर ट्रेड डील के संदर्भ में अगर ट्रंप जैसा एक अविश्वसनीय व्यक्ति, अब मोदी जी कहते थे हमारी बातचीत हो गई और ये सहमति है, और ट्रंप कुछ और कर देता, ज्यादा संभावना तो इसी की है ना। ट्रंप अपनी बात से कब पलट जाएं इसको तो ट्रंप भी नहीं बता सकते। तो इसके अंदर में तो राजकुमार सिंह जी आपको मानना चाहिए कि मोदी जी ने कोई चूक नहीं की, देश ने कोई चूक नहीं की। भैया ट्रंप को ही बोलने दो कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ट्रंप को ही नहीं पता होता। उन्होंने आज सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ और कहते हैं। मैं पुतिन को बहुत पसंद करता हूं, पुतिन पे भरोसा करता हूं, शाम को बोलते हैं पुतिन बहुत गलत है, मैं पुतिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तो उस दृष्टि से आपको नहीं लगता बतौर पत्रकार कि ये तो कम से कम मोदी जी का सही निर्णय था? आपका तर्क सही है, लेकिन मोदी जी ने उनको धन्यवाद दिया उसी ट्वीट के आधार पर। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, नहीं राजकुमार जी, इसमें भी मेरी सवाल है। तो क्या चाहते थे आप? मोदी जी उन्हें धन्यवाद देने के स्थान पे क्या करते? थोड़ा आप ही बता दो। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह की डील की घोषणा किसी एक पक्ष के बजाय
द्विपक्षीय होती है, दो देशों के बीच। जैसे ईयू का क्या हुआ, ईयू के जो पदाधिकारी थे वो मौजूद थे, हमारे प्रधानमंत्री मौजूद थे, एक डील हुई, ज्वाइंट अनाउंसमेंट हुआ। तो कोई भी संधि दो पक्षों के बीच होती है तो मुझे लगता है उसकी घोषणा भी द्विपक्षीय होनी चाहिए। दूसरा, अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कुछ और बयान कर रही है, खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर। हमारा स्टैंड अभी तक सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने रखा है, बाकी लोगों ने रखा है कुछ और है। तो ये विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास क्यों? ये राजकुमार जी के सवाल है, कई सारे सवाल है, मेरे पास समय सीमित है क्योंकि डॉक्टर हिलाल अहमद भी हस्तक्षेप कर जा रहे हो, ममता जी का तो मौका ही है। तो पहले ममता जी की बात सुनते हैं। ममता जी को कई बातों पर आपत्ति थी, पहले उनकी आपत्ति सुन लेते हैं, फिर एक सवाल मेरे जहन में वो ममता जी से साझा करते हैं। जी ममता जी। हिमांशु जी, मेरी 2-3 बातों पर आपत्ति है लगातार। हिलाल जी जो कह रहे थे अरोर का युद्ध, शायद उन्होंने अगर गौर से पढ़ा तो वो समझ जाते कि मैं किस युद्ध की बात कर रही हूँ और किस कालखंड की बात कर रही हूँ। तो शायद उन्हें मेरा एग्जाम्पल जिस रेफरेंस में मैंने बोला और नैरेटिव से क्या से चीजें और क्या से मॉडिफाई होती है, कैसे युद्ध के परिणाम भी बदल जाते हैं, वो मेरी बात समझ पाते, पर शायद हिलाल जी वो बात नहीं समझ पाए। दूसरी मैं बात कहना चाहूंगी, हिलाल जी के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता होगा उस नेता के लिए सपोर्ट करना या उस नेता का पक्ष रखना जो संसद में कम, संसद के बाहर बैनर खड़े हुए लिए हुए ज्यादा दिखता है। बाहर जो आते जाते नेता है उन्हें ट्रेटर कहते हैं। मैं मान सकती हूँ कि वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा कि उस चीज को यहाँ पर अपनी शालीनता से कैसे डिस्क्राइब करें और कैसे। अच्छा ममता जी, एक बात बताओ, संसद के अंदर तो उस नेता को बोलने ही नहीं दिया जाता, तो क्या चाहते हो, घर में जाकर बैठ जाए? भाई संसद के अंदर तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, उनके मुंह से शब्द बाद में निकलता है, रोक पहले देते हैं। देश देखता है, लाइव प्रसारण चलता है। तो अब आप राहुल गांधी के संदर्भ में क्या अपेक्षा करते हो, वो बाहर भी खड़ा ना हो शख्स? नहीं, हम यह कहते हैं कि जब आप कहते हैं चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए तब वो बाहर भाग जाते हैं। जब वो कहते हैं लगातार आदमी जब डिस्कशन का एक्टिवली या सदन से बाहर चले जाना, क्योंकि उस समय ये ममता बनर्जी थी जिन्होंने महाकुंभ को कुंभ बोला था और एक ऐसी राजनीति जिसमें बार बार उन्होंने ऐसे बयान। हमारा ममता जी के साथ में संपर्क टूट गया, हम उनसे फिर से जोड़ने की करेंगे, लेकिन डॉक्टर हिलाल अहमद साहब भी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे लगातार, जब राजकुमार जी भी बोल रहे थे और डॉक्टर ममता त्यागी बोल रहे थे। जी हिलाल साहब, आपकी आपत्ति? जी देखिए, पहली बात ये कि जो ये कहा कहने की बात है कि राहुल गांधी जी जो है वो उनको कैसे डिफेंड कर पाते हैं। जब हमारा बीजेपी उसको डिफेंड कर लेता है जो कहता है जर्सी काओ, जब हमारा भाजपा के बीच उसको डिफेंड कर लेते हैं जो कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जब हमारा सत्ता पक्ष उसको डिफेंड कर लेता है जो दीदी और दीदी के नारे लगाता हो, जब हमारा सत्ता दल का लोग उसको कर लेते हैं जो बिहार में खड़े होकर के बिहारियों की बोली लगाता हो, तो हम राहुल जी ने तो कोई इस तरह की बात नहीं कही। नहीं, लेकिन एक अंतर है ना हिलाल साहब, जिन आपत्तियों पर आप व्यक्त कर रहे हैं उसे वाकई वो लोग डिफेंड कर पाते हैं, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो इस नेता के साथ जुड़कर ही वो लोग जीत जाते हैं। पर आप डिफेंड नहीं कर पाते हैं, ये इसलिए जाहिर होता है कि आप चुनाव हार जाते हैं। तो ये तो एक पैमाना है ना लोकतंत्र के अंदर का हिलाल साहब। ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई। देखिए, चुनाव जीतना और सरकार चलाना दो अलग अलग चीजें जी। चुनाव जीतने के लिए आप चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में भेज दीजिए। चुनाव जीतने से पहले आप 15-15 हजार रुपए के घोषणाएं कर दीजिए कि ये सबको मिलना है, और उसके बाद आप चुनाव जीत करके आ जाइए। तो आपने चुनाव जीत लिया, क्योंकि जीतना ही उसको कहा जाता है जब इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर खामोश बैठा रहता है। क्या करेंगे हिलाल अहमद साहब, लेकिन आपका नेता भी 1 लाख रुपए खटाखट डलवा रहा था, फिर भी चुनाव नहीं जीता। आपको याद है कि आप भूल गए? किस चीज के बारे में बताइए? अरे राहुल गांधी जी ने नहीं बताया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लेकर आएंगे, और जैसे ही हमारी सरकार बनी आपके खाते में खटाखट पैसे आएंगे। भूल गए अहमद साहब? आपको मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। वो वादा किया था और ये नकद मिला था। दो चीजों में अंतर है हिमांशु जी, इतना हम और आप दोनों समझते हैं कि जिस देश की 80 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के दिए हुए अनाज पर अपना जीवन व्यतीत करती हो, उसको अगर 15,000 रुपए चुनाव के फौरन पहले अवैधानिक रूप से ट्रांसफर कर दिए जाए तो चुनाव का नतीजा क्या हो।
तो इसलिए ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और बिल्कुल जो नतीजा आया वो आया। ये बात अलग है कि मैक्सिको की बालाएं तक की आकर के वोट दे जाती हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश बैठा रहता है। हरियाणा की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ में वो बेईमानी करते हुए मेयर का इलेक्शन करते हुए ऑन जाते हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो है कि भाई वो जीत गए चुनाव, जहां पकड़ गए, नहीं पकड़े गए तो जीत गए चुनाव। तो ये बात के पर हम बिल्कुल खामोश हैं, हम इसके पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसके अंदर जब उसका था कि वहां पर जब क्या नाम है वो हो रहा था, क्या नाम है, संवाद हो रहा था और राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर बात की जानी थी, तो राहुल गांधी जी ने, आपने भी उस बात को कहा, जैसे ही शुरू किया और उसमें उन्होंने चाइना का जिक्र किया जो कि राष्ट्रपति जी के भाषण में था जी, वैसे ही वहां पे बवाल हुआ। उसके बाद से राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया और संसद में इतना ज्यादा हाय तौबा मची कि हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में मौजूद थे लेकिन संसद भवन में आकर के अपना बयान देने को नहीं तैयार थे। उसका कारण यहां तक बता दिया गया कि शायद उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे माहौल में हमारा एलओपी खड़ा था वहां पर, वो वहां पर खड़ा होकर बोलने की कोशिश करता रहा, एड़ी चोटी की जोर लगा दी कि वो अपनी बात करे, लेकिन बात नहीं करने दी गई। और रही बात इसकी कि वो जो बुक है वो शायद जिसके पास हमने उंगली उठाई थी कि वो जो है वो शायद कॉपी है जिसको क्यों लेकर के, नहीं, भारत के अलावा पेंगुइन ने उस बुक को बाकी दुनिया में रिलीज कर दिया और अमेजॉन में बहुत लंबे अरसे तक की वो उपलब्ध थी। इस झगड़े के बाद अमेजॉन ने अपने यहां से हटा दिया उसका, अमेजॉन ने अपने किताबों की लिस्ट से उसको हटा दिया, अपनी किताब से हटा दिया। भारत से बाहर वो प्रकाशित है, पर डॉक्टर हिलाल अहमद जी का मानना है कि उनका नेता लड़ रहा है और दमदारी से लड़ रहा है। पर सोफिया खान जी, मेरे पास आपसे बिल्कुल अलग सवाल है। प्रधानमंत्री जी का कल का भाषण पश्चिम बंगाल में आपकी चुनावी संभावनाओं पर कितना नुकसानदायक महसूस हुआ? कितना नुकसान हो जाएगा आपको सोफिया जी? मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूँ। नुकसान तो उनको हुआ है जब दीदी सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची हैं और लोगों ने, मुझे लगता है कि सिर्फ सत्ताधारी नहीं बल्कि जो अन्य लोग हैं, जो लोग शायद दीदी के बातों से हो सकता है उनको डिफरेंसेस भी होता होगा, लेकिन कल जो दीदी ने जो कर दिखाया, मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में सुनहरे पन्नों से लिखा जाएगा, सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा। और दीदी ने जो किया, ये ऑब्वियसली दीदी के पक्ष में ही ये सारी चीजें आई हैं, क्योंकि दीदी जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश बंगाल में SIR करके जिन लोगों की भी नाम काटने की जो चेष्टा की जा रही है उसके लिए दीदी ने लड़ाई की है। और प्रधानमंत्री के कुछ भी कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए पिछले 2021 में भी प्रधानमंत्री रैली में आए थे, कई बार आए, इस बार भी आए थे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। उस बार भी दीदी जो है बहुमत के साथ जीती थी और इस बार भी दीदी बहुमत के साथ कैसी बातें करती हो सोफिया जी? 3 सीटों से 78 सीटों पर पहुंच गई भाजपा। आप अब भी कहती हो कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिस पश्चिम बंगाल में भाजपा का नाम लेवा नहीं होता था, 18 सीटें 22 सीटें जीत रहे लोकसभा की, फिर भी आप कह रही हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो आप? बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला बात तो बंगाल में उनकी जमीनी तौर पर कोई भी उनके कार्यकर्ता नहीं है, तो कुछ TMC से ही लिए हुए लोगों को लेकर उन्होंने अपनी बटालियन खड़ा किया है। TMC हो या CPIM हो, जो पहले की सरकार थी, उन लोगों को मिला जुलाकर इन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं। तो ठीक है, हम लोग देखिए विपक्ष पर भरोसा करते हैं कि किसी भी राज्य या देश में विपक्ष होना चाहिए, तो विपक्ष को हम कभी भी नहीं चाहेंगे वो जीरो पर आकर खड़े हो जाए। विपक्ष रहे, हेल्दी काम करे और सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर काम करे, ना कि जो है सारी चीजों को, व्यवस्था को बिगाड़ने की चेष्टा करे। व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई करे। पर सोफिया जी का सीधा मानना है प्रधानमंत्री के भाषण से हमें कोई नुकसान नहीं, पर हमारी नेता ममता बनर्जी ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिरह की है, पक्ष प्रस्तुत किया है, उसका लाभ जरूर हमें मिलेगा, क्योंकि हमने आम आदमी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी है। ममता जी से एक बार और फिर जुड़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं। आखिरी टिप्पणी में राजकुमार जी से लूंगा। जी ममता जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। हिमांशु जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो विपक्षी पार्टी, जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, कांग्रेस और TMC सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, देश को लूटना। जैसे मैं कहती हूँ कि सारे भ्रष्टाचारी हाथ मिलाए बैठे हैं, जनता के पैसे को पहले तू खाएगा, या ना नंबर लगाए बैठे हैं। क्योंकि
ममता बनर्जी बंगाल में ये हाल करती हैं कि जब वहां पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी होती है, पेशी होनी होती है, तो वहां पर आसपास इस तरह से अनारकी क्रिएट की जाती है, इस तरह से भीड़ तंत्र वाला जो तंत्र है वो इतना हावी हो जाता है कि वहां पर लोग कोर्ट तक भी नहीं पहुंच जाते। वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे मंत्रियों पर डायरेक्ट आक्रमण किया जाता है, वहां पे महिलाओं का शोषण किया जाता है। और इस बार बंगाल में भाजपा सरकार आने वाली है और दीदी की सत्ता जाने वाली है। दीदी की सत्ता जाने वाली है, कुल मिला के लब्बो लुभाव ये है। लेकिन मैं राजकुमार सिंह जी जानना ही चाहता हूँ, किसकी सत्ता आएगी, किसकी सत्ता जाएगी, वो बात गौण है। देश कहाँ जाएगा? कल प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा में भाषण हो गया, पर जंग खत्म नहीं हुई। आज भी लोकसभा चली नहीं, शुरुआत हुई, हंगामा हुआ, स्थगित हुई, फिर दोबारा कोशिश हुई, सोमवार तक के लिए फिर स्थगित हो गए। राजकुमार जी, आखिरी टिप्पणी। मानसू जी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर हम संसद को भी चुनावी राजनीति और रणनीति के लिए पिच तैयार करने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो संसद में किसी गंभीर विमर्श की गुंजाइश बचती नहीं। तो किसी सकारात्मक चर्चा की उम्मीद मुझे आने वाले सप्ताह में भी नहीं लगती, और अवकाश के बाद जो 1 महीने का सत्र होगा उसमें भी नहीं, क्योंकि चुनाव सबके ध्यान में मेन फोकस चुनाव पर, और वो चुनाव 5 राज्यों में है इस साल, बंगाल और तमिलनाडु में पहले है। तो कुल मिलाकर के चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश हो रही है, और उसमें अभी जैसे सोफिया जी कह रही थी कि विपक्ष मजबूत हो, तो मुझे लगता है कि वही धारणा राष्ट्रीय स्तर पर भी रखनी चाहिए कि विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पर कुल मिलाकर मूल बात यह है कि सारे नेता बोलते जरूर है कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष सकारात्मक भूमिका में हो, पर विपक्ष को किसी लायक कोई भी नहीं रखना चाहता। चाहे वो राज्य की सियासत में विपक्षी दल जो राष्ट्रीय सियासत में दिखते हैं, अपनी सरकार होने पर भी ये भावना रखते हैं। कुल मिलाकर सत्ता अब विरोध का कोई स्वर चाहती नहीं है। पर जो बात राजकुमार सिंह जी ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। चुनावी सभाओं के अंतर्गत चुनावी बात कर ली है, पर संसद में इस देश हित के संदर्भ में संवाद के हालात बनाइए। इस संसद को चुनाव जीतने का माध्यम मत बनाइए। चुनाव में इसका कितना फायदा या नुकसान होगा दल के लिहाज से, इस आधार पर अगर बातचीत होगी तो कुल मिलाकर दल को जो भी फायदा हो, पर देश का नुकसान होना तय है। देश लंबे समय से इस नुकसान को महसूस कर रहा है। महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श और विमर्श के माध्यम से इस देश की जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश राजनेता नहीं कर रहे। जनता को राष्ट्र निर्माण के कार्य से अलग रखा जा रहा है, ऐसे हालात बनाकर। यह हमारी व्यक्तिगत अनुभूति है, यह बदलना चाहिए, और इसके लिए सभी दलों को साथ बैठकर विचार करना चाहिए। और इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सबसे पहले भाजपा का नेता बनना छोड़ संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी के तौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच सेतु का काम करना चाहिए। यहीं पर हम इस बातचीत को विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।